हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राम अरोड़ा और आप सब जानते हैं कि आपका स्वागत करता हूं मैं नेट्स ऑफ मैथ में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है एल्गोरिथम। ठीक है, ये बेस है एल्गोरिथम जो आप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट में स्टडी की थी। पहला पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर कैसे बना है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, चार्ल्स बेबेज ने कैसे उसको बनाया। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या थे, लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, वो कैसे तैयार हुई। तो हम यहाँ पर अब सी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो वाला पार्ट जो है वो आपके काम का नहीं है, वो पार्ट भी काम का है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्गोरिथम। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास पहला जो पार्ट है, ठीक है, पहला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है एल्गोरिथम, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जैसे हम कभी भी कोई भी काम करते हैं डेली यूज में, जो भी हमारे पास योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, तो योजनाओं में क्या होता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हमको कोई कहीं जाना है, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको सिंपल वे में, कहीं जाना है। तो आज क्या करेंगे हम, भाई पहले डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है, कैसे कैसे जाना है, टिकट बुक करानी है, कल यहाँ स्टेशन पे पहुंचना है, ट्रेन इतने बजे की है, यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ उतरेंगे, फिर ऐसे जाएंगे। हर एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, अपना प्रोग्राम सेट करते हो। तो वैसे ही सेम एल्गोरिथम भी क्या है, प्रोग्रामिंग को लिखने का स्टेप बाय स्टेप मेथड है। ठीक है, इसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप ही कोई ना कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये चीज सीखनी है कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताने वाले हैं कि एल्गोरिथम का मतलब है एक ऐसा, एक या हम कहें कि दैनिक जीवन के जैसा, ठीक है, दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए जिस तरह से हमें योजनाएं बनाते हैं, फिर योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी प्रकार प्रोग्राम को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप योजनाएं बनाई जाती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, योजनाओं का ही नाम है एल्गोरिथम, लेकिन काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जल्दबाजी नहीं करनी कुछ भी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूं। तो पहला है हमारे पास इनपुट। इनपुट क्या है भाई, इनपुट वही चीज है जो चीज आप पुट करेंगे। ठीक है, जो चीज आप पुट करेंगे यानी कि जो चीज आप देंगे, क्या करना है, जो योजना बना रहे हो उसी का डेटा पुट करना है। तो ये चीज आप ही डिसाइड करोगे कि आपको जाना कहाँ है, कैसे जाना है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई और बताएगा आपको या किसी और के में चलेंगे। तो ऐसे सेम प्रोग्राम बनाने के लिए भी सब चीजें हमें ही पता होती है। यानी जो डेटा होता है इनपुट का, इनपुट यूजर डिफाइन होता है। क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, प्री डिफाइन नहीं। यूजर डिफाइन होता है, प्री डिफाइन नहीं। ठीक है, जो इनपुट होता है ना, वो क्या होता है, यूजर डिफाइन, यानी कि यूजर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है उसको। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी फिक्स है कि भाई यही बनाना है। ऐसा फिक्स होता तो फिर 2-4 प्रोग्राम फिक्स कर देते, भाई बना देते। ठीक है, अब बनाती है दूसरे नंबर की आउटपुट। तो आउटपुट क्या कहता है हमको बताओ। आउटपुट कहता है हमसे कि जब आप कोई काम कर लो ना,
तो उसका आउटपुट जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम का आउटपुट अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है, भाई आप कोई काम कर रहे हो और उसका आपको रिजल्ट ही नहीं मिला तो फिर काम करने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसे ही अगर आपने एल्गोरिथम बनाई और आपको उसका आउटपुट नहीं मिला, मतलब जिस वजह से आप बना रहे हो वो चीज आपको नहीं मिली, तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर नंबर थर्ड है हमारे पास फाइनाइटनेस। ठीक है, अगर फाइनाइटनेस का मतलब क्या है कि आप जब काम करेंगे वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप जो काम करेंगे वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक टर्म लेकर। तो जो स्टेप आप बनाएंगे ना वो होने चाहिए फिक्स, उनकी जो संख्याएं हैं वो निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाए जा रहे हो, मतलब जितने बड़ी स्टेप बन जाए। इससे तो क्या है, देखने वाला कहेगा कि ये तो फ्री फालतू बना दिया गया है। ठीक है, तो एल्गोरिथम के स्टेप्स निश्चित होने चाहिए। मतलब फिक्स होने चाहिए, 4 5 7 जितने बना दिया बस बहुत है, उतने में काम हो जाए पूरा। ये नहीं 10 20 50 तक चल रहे हैं और बनाए जा रहे हो, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको बहुत ही काम चीज है आपकी, इस वजह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, इसलिए कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ लोगे तो भला है आपका, ना पढ़ो तो ही भला है। ठीक है, तो यहां देखिए आप नंबर 4 डिफाइनेटनेस। ठीक है, ना पढ़ने से कौन सा भला होगा? ना पढ़ने से भला होगा कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा फिर। ठीक है, सीधा से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये वाला हो सकता है बस। तो डिफाइनेटनेस में क्या होगा कि आपके पास जो एल्गोरिथम के स्टेप्स है ना वो होने चाहिए परिभाषित, यानी कि जो भी स्टेप आप बना रहे हो वो क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। एल्गोरिथम के स्टेप्स परिभाषित होने चाहिए। ठीक है, एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो होने चाहिए परिभाषित, मतलब कि जो आप बना रहे हो उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आया और आपने निकाल दिया, मतलब उसमें क्या लिख रहे हो आपको खुद को ही नहीं पता। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये आपके पास इनपुट है, आउटपुट है, फाइनाइटनेस, डिफाइनेटनेस, और पांचवा है आपके पास कि आपको जो मैं बता रहा हूं ना उस पर ध्यान दीजिए। आप इसमें अपना दिमाग ना लगाएंगे, जब बनाते टाइम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जब मैं तरीका बता रहा हूं वैसे ही करेंगे। अगर आपने तर्क किया अपने हिसाब से तो फिर ये बेतर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए आप, इनपुट का मतलब है कि यूजर डिफाइन होता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का एल्गोरिथम बना सकते हैं। आउटपुट का मतलब कि एल्गोरिथम का आउटपुट हमें मिलना ही चाहिए, बिना मिले हमारा एल्गोरिथम बनाना वेस्ट है। फाइनाइट का मतलब कि स्टेप होने चाहिए निश्चित, 5 से 7 फाइनाइट होने चाहिए। निश्चित का मतलब फाइनाइट, परिमित। ठीक है, अपरिमित नहीं। और डिपेंडेंस का मतलब है कि स्टेप परिभाषित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें आप कुछ भी लिख रहे हो आपको खुद को ही नहीं पता आप क्या लिख रहे हो। मैं आपको एक जो है प्रोग्राम बना के दिखा देता हूं और भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लिखा हूं मैं ना, क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन में क्या है कि राइट ए एल्गोरिथम फॉर
4 नंबर्स, ठीक है, 4 नंबरों को ऐड करने वाला एक एल्गोरिथम लिखिए। अब उसने कहा है कि 4 नंबरों को ऐड करना है, तो 4 नंबरों को ऐड करने का मतलब क्या है कि आपके पास जब आप 4 नंबर ऐड करोगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा नंबर होगा, वो भी एक नंबर ही होगा ना, वो 5 नंबर होगा, ठीक है। मान लो आपने 1 + 2 + 3 + 4 किया, ठीक है, तो 4 × 7 तो 9 × 10, कितना आएगा 10। 10 भी तो क्या है, एक नंबर है ना, वो भी तो एक अननोन वेरिएबल ही है आपके लिए अभी तक, जब तक आपने ऐड नहीं किया हो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 लेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में देखिए आप, स्टेप फर्स्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, स्टार्ट लिखना है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हो जाएगा, आपको जो वेरिएबल लेने हैं इनपुट करना है ना, जो वेरिएबल आपको लेने हैं इनपुट, कितने वेरिएबल लेने हैं, 4 तो यहाँ पे है ही, एक ऐड करने के बाद आएगा इनपुट 5 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल ले रहे हैं, A B C D और E। आप P Q R S T ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल्स है सारी, है ना। फिर लेना है स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड में क्या आएगा, इनपुट आएगा, चाहे किसी में कर लो आप। स्टेप थर्ड आएगा, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 4 वेरिएबल एंड स्टोर इनटू ई। ई में स्टोर कर देंगे, यानी कि ABCD को जब ऐड कर देंगे और ई में क्या कर देंगे, स्टोर। दैट्स मीन A + B + C + D इक्वल टू में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। A + B + C + D इक्वल टू में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टेप फोर्थ, ठीक है। फिर क्या होता है, स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में क्या है, स्टेप फोर्थ में हमारे पास जो हमने बनाया है, ऐड करने के बाद हमारे पास जो ई आया है, इसका हमें क्या करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने का मतलब इसको हमें आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने का मतलब क्या होता है, प्रिंट निकालना। प्रिंट दी वैल्यू, तो वैल्यू निकली है, वैल्यू ऑफ ई। जो ई की वैल्यू है ना, उसका हमें क्या निकालना है, प्रिंट निकाल देना है, ठीक है। समझ आ गया, जो भी वैल्यू है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो 50 है, 60 है, प्रिंट का मतलब क्या है, आपसे पूछा गया आउटपुट, तो आपने कहा ये है मेरा आउटपुट, ये मेरा क्या है, आउटपुट है, आपने इसको आउटपुट की तरह बता दिया। अब है नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। अब क्या हो सकता है स्टेप नंबर 5, सब कुछ हो तो गया, ई हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया हमारा। तो अब क्या करते हैं, स्टॉप कर दें। तो हमने कर दिया स्टॉप। समझ में आ गया कि आपके पास कैसे ये काम करता है, भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। स्टेप फर्स्ट में स्टार्ट करना है, सेकंड में इनपुट डालने हैं। अगर 3 वेरिएबल होते तो हमें 4 वेरिएबल डालते, यहाँ पे 4 है तो हमने कितने वेरिएबल डाले, 5 वेरिएबल डाले, ठीक है। स्टेप थर्ड, एडिंग 4 वेरिएबल्स एंड स्टोर, STORE, स्टोर इनटू E। दैट्स मीन A + B + C + D = E, ठीक है। स्टेप नंबर 4, प्रिंट द वैल्यू ऑफ E। और स्टेप नंबर 5 में क्या आ जाएगा, स्टॉप। स्टॉप लिखना जरूरी है, पता चलेगा खत्म हो गया, ऐसे स्टार्ट लिखना जरूरी है, ठीक है। दो तो आपके पास क्या है, फिक्स है, बीच वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे जैसा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, कुछ एग्जांपल्स और करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम आपको चीज बताएंगे कैसे कैसे चीज आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर काफी सारी चीजें आती है, लूप चलाना होता है। जैसे अब आपसे क्वेश्चन बोलूं कि एल्गोरिथम लिखो साधारण ब्याज निकालने का, P × R × T, आप लिखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक है। आप लिखो
कि कोई भी ईयर लीप ईयर होता है या नहीं होता, उसका निकालिए। ऐसे चीजें काफी कुछ एग्जांपल है, मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर, आप ध्यान से करिए, बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।